Hey guys, so welcome back to my channel Rashika's Study Platform. Today we study SST History first chapter class 7th first chapter tracing changes through 1,000 years. ठीक है, तो हिस्ट्री का है क्लास 7th का फर्स्ट चैप्टर. ओके, तो यहाँ पे हमें इंट्रोडक्शन दे रखा है. पहले तो आप इस मैप को ऑब्जर्व करिए और इसके अंदर क्या डिफरेंस है कमेंट सेक्शन में लिखिए. ये अपने इंडिया का ही मैप है. सो मैप वन है. मैप वन वॉज मेड इन 1154 CE. तो CE मतलब क्या होता है इधर? CE मतलब होता है, आपने शायद पढ़ा भी होगा, हाँ आपने पढ़ा होगा क्लास 6th में, कॉमन एरा, है ना. तो CE का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमन एरा. BCE का मतलब क्या होता है? बिफोर कॉमन एरा. और भी चीज़ें हैं जो मैं आपको बाद में कभी बता दूंगी. अभी हम लोग चैप्टर पे ध्यान देते हैं. बाय द अरब जोग्राफर अल इद्रिसी. तो ये जो मैप है ना, ये मतलब बनाया गया था एक अल इद्रिसी जोग्राफर के द्वारा. एक अरब जोग्राफर था अल इद्रिसी, तो उसने बनाया था ये मैप. ठीक है. द सेक्शन रिप्रोड्यूस्ड here is a detail of the Indian subcontinent from his larger map of the world. तो इसमें इसने वो पूरे मतलब वर्ल्ड का मैप बनाया था, तो उसके अंदर से हमने ये देखा कि ये इंडिया का मैप है. फिर मैप 2 वॉज, एक मिनट, इनमें से कोई मैप 1 है और मैप 2 है. तो मैप 1 आप बुक में देख लीजिएगा. मैप 2 वॉज मेड इन 1720. आई थिंक मैप 1 ये है एंड मैप 2 ये है. तो मैप 2 वॉज मेड इन द 1720 बाय अ फ्रेंच कार्टोग्राफर. तो एक्चुअली कार्टोग्राफर मतलब क्या होता है? जो मैप बनाता है ना, उसको हम कार्टोग्राफर बोलते हैं. द टू मैप्स आर क्वाइट डिफरेंट even of they are of the same area. तो मतलब इनमें काफ़ी डिफरेंस है, आप देख सकते हो. इसमें बहुत डिफरेंस है इन दोनों में. आप देखिए, इस मैप को थोड़ा सा उल्टा कर दिया गया है. ये है अपने इंडिया का ही, बस इसको साउथ साइड के मतलब ऊपर कर दिया, साउथ साइड को, और नॉर्थ नीचे की तरफ हो गया इसका मतलब. तो साउथ को ऊपर कर दिया. तो ये कौन सी कंट्री है? श्रीलंका है. तो इसमें आप देख सकते हो थोड़ा श्रीलंका कहाँ साइड में, और ये कहाँ, मतलब मैप में काफ़ी डिफरेंस है. और ये कुछ इस शेप में जा रहा है यहाँ पे, ये कुछ इस शेप में जा रहा है, राइट. तो ये डिफरेंसेस है. कुछ और भी आप चेक करिएगा इसके बारे में. इन अल इद्रिसीज मैप साउथ इंडिया इज where we would accept to find North India. Sri Lanka is the island at the top. तो ये मैंने आपको अभी भी बता दिया. अब और देख लेते हैं. मैप 2 was made nearly 600 years after मैप 1. तो मैप 1 जो है ना, उसके कुछ सालों बाद ही, मतलब 600 years आफ्टर ही बना था मैप 2. ठीक है. During which time information about the subcontinent had changed considerably. मतलब इस टाइम जब 600 years बाद में बना था, तो तब इंडिया काफ़ी चेंज हो चुका था. This seems more familiar to us, and the coastal areas in particular are surprisingly detailed. This map was used by European sailors, merchants on their. तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, बाकी हम देखते हैं, अब इसको समझते हैं. दिस मैप सीम्स मोर फैमिलियर टू अस एंड द कोस्टल एरियाज. तो एक्चुअली क्या था ना, ये जो मैप बनवाए जाते थे ना, तो ये मर्चेंट्स सेलर्स अपने लिए बनवाते थे. उनको क्या है, तो आपको ये कोस्टल एरियाज पे कुछ छोटे दिख रहे होंगे ना, तो ये नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे जगहों के. वो यहाँ का मतलब कोस्टल एरियाज़ पे ज़्यादा अच्छे से पर्टिकुलर फोकस उस पर ही करते थे, बिकॉज़ उनको काम पड़ता रहता था. इधर से मतलब ट्रेडर्स भी जाते थे, सेलर्स भी जाते थे, उनको भी बहुत काम होता था. तो इसलिए वो लोग कोस्टल एरियाज़ को ज़्यादा मतलब फोकस करते थे मैप में. तो इस वजह से कोस्टल एरियाज़ में ज़्यादा मेन होते थे. दिस मैप वॉज यूज्ड बाय यूरोपियन सेलर्स. यूरोपियन जो सेलर्स थे उनके द्वारा यूज़ करा जाता था. मर्चेंट्स एंड ऑन देयर वॉयजेस. तो मर्चेंट्स कौन होते हैं? व्यापारी. ठीक है.
तो मर्चेंट्स के द्वारा भी यूज़ करा जाता था। ठीक है, तो यहाँ दे रखा है न्यू एंड ऑल टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन अ वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेस विच हैव चेंज्ड कंसिडरेबली ओवर द ईयर्स। तो जैसे सबसे पहली जो पीढ़ी थी उसके अंदर कुछ अलग तरीके से वो लोग लिखते होंगे, कोई अलग लैंग्वेज में लिखते होंगे, फिर आगे वाली पीढ़ी ने उसको थोड़ा अलग लैंग्वेज में लिखा होगा समझ के, फिर आगे वाली ने अलग में, ताकि आगे वाले को पता लगता जाए कि कौन सी, मतलब आप समझ रहे हो ना, लैंग्वेज में लिखा जा रहा है, मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखा जाता था अलग अलग टाइम में। तो मतलब ऐसे सालों के बाद ऐसे चेंज आते गया उसमें। तो आज हम वो मतलब अलग तरीके से पढ़ रहे हैं, हमारी लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैं फॉर एग्जांपल मेडिवल पर्शियन इज़ डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्शियन, तो ये तो पता ही है हमें। द डिफरेंस इज नॉट जस्ट विद रिगार्ड टू ग्रामर एंड वोकेबलरी, द मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स ऑल्सो चेंज ओवर टाइम। जैसे अब हम आगे इसको तो मैं क्या ही समझो, द डिफरेंस इज़ नॉट जस्ट विद रिगार्ड टू ग्रामर एंड वोकेबलरी। तो इनमें इतना ही डिफरेंस नहीं था मेडिवल और मॉडर्न टाइम में कि बस उस वोकेबलरी चेंज और ग्रामर ही चेंज हो, एक्चुअली उसकी मीनिंग जो होती थी वो भी चेंज हो जाती थी टाइम के साथ साथ। ठीक है, जैसे एग्जांपल हिंदुस्तान लेते हैं हम। टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया द मॉडर्न नेशन स्टेट। तो हम आज क्या नाम से जानते हैं हिंदुस्तान को, क्या क्या नाम से जानते हैं? इंडिया। हिंदुस्तान क्या है? इंडिया। When the term was used in the 13th century by Minaj-e-Siraj, a chronicler who wrote in Persian. He means the areas of Punjab, Haryana and the lands between the Ganga and Yamuna. तो जो एक्चुअली हिंदुस्तान जो टर्म था वो मिनाज-ई-सिराज के द्वारा एक पंजाब और हरियाणा एंड द लैंड्स बिटवीन गंगा एंड यमुना है ना, पंजाब और हरियाणा, और फिर जो जितना भी मतलब जितनी भी ज़मीन है गंगा और यमुना के बीच में उसको कहा जाता था पहले हिंदुस्तान, बस उसी को ही कहा जाता था। ही यूज द टर्म इन अ पॉलिटिकल सेंस फॉर लैंड्स दैट वर अ पार्ट ऑफ द डोमिनियंस ऑफ द दिल्ली सुल्तान। तो ये था हमारा न्यू एंड ऑल्ड टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, तो और भी देख लेते हैं हम। द एरियाज इंक्लूडेड इन दिस टर्म शिफ्टेड विद द एक्सटेंट ऑफ द सुल्तानेट, बट द टर्म नेवर इंक्लूडेड साउथ इंडिया। तो द एरियाज इंक्लूडेड जो टर्म, ये जो टर्म एरियाज जितने भी इंक्लूड करता था, शिफ्टेड विद द एक्सटेंट ऑफ द सुल्तानेट, बट द टर्म नेवर इंक्लूडेड साउथ इंडिया। पर इस टर्म ने कभी भी साउथ इंडिया को इंक्लूड नहीं करा था। In the early 16th century, Babur used Hindustan to describe the geography, the fauna, and the culture of the inhabitants of the subcontinent. तो जो बाबर था, बाबर जैसे एक सुल्तान, मतलब एक दिल्ली सुल्तान में से एक मतलब शासक था, तो यूज हिंदुस्तान टर्म को यूज़ करता था टू डिस्क्राइब जोग्राफी, द फॉना एंड द कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट्स। तो इन सब चीज़ों को डिस्क्राइब करता था हिंदुस्तान। कौन सी सेंचुरी में? याद रखना 16th सेंचुरी में। किसने डिस्क्राइब करा था? बाबर ने। ठीक है, क्या डिस्क्राइब करा था कि हिंदुस्तान टर्म को जोग्राफी, द फॉना एंड द कल्चर ऑफ inhabitants of the subcontinent. Clear? फिर as we see later in the chapter, this was somewhat similar to the way the 14th century poet Amir Khusrau used the word Hind. ठीक है, तो एज हम लोगों ने देखा मतलब पहले चैप्टर्स में कि वो मतलब कुछ कुछ सिमिलर ही था 14th सेंचुरी से, जैसे आमिर खुसराओ यूज़ करते थे टर्म हिंद को। ठीक है, न्यू एंड फिर हम पढ़ते हैं हिस्टोरियंस टुडे हैव टू बी केयरफुल अबाउट द टर्म्स दे यूज्ड बिकॉज दे मीन डिफरेंट थिंग्स इन द पास्ट। तो हिस्टोरियंस टुडे मतलब वो अब केयरफुल हो गए इन टर्म्स को लेकर के, बिकॉज दे मीन डिफरेंट थिंग्स इन द पास्ट, मतलब वो अलग अलग चीज़ों से
अलग अलग तरीक़ों से जानी जाती थी पास्ट में, पहले के टाइम में। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक और एग्ज़ाम्पल है हमारे पास, फॉरेनर। इट इज़ यूज टू मीन समवन हु इज़ नॉट एन इंडियन। तो फॉरेनर कब यूज़ करा जाता है? हम लोग अभी इसलिए यूज़ करते हैं जब कोई पर्सन इंडिया का नहीं होता है और वो इंडिया में सपोज़ करिए आ रहा है, हम लोग देखते हैं ना कि अरे 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 फॉरेनर, अरे देखो फॉरेनर, तो वो हम यूज़ करते हैं इसलिए क्योंकि वो इंडियन नहीं है, ठीक है। In the medieval period, a foreigner was any stranger who appeared, say, in a given village, someone who was not a part of that society or culture. तो इसी से कुछ कुछ रिलेटेड है बट पूरा नहीं। फॉरेनर पहले मतलब जो मेडिवल पीरियड था उसके अंदर यूज़ करा जाता था कोई स्ट्रेंजर, मतलब स्ट्रेंजर वो होता है अनजान, जिसको हम कहते हैं अनजान। एक कोई भी जैसे विलेज को अपीयर यानी आता है वहाँ पे, तो वो लोग उसको ये मानेंगे कि वो एक सोसाइटी का पार्ट नहीं है और कल्चर मतलब उसके कल्चर में नहीं है, तो उसको वो लोग कहेंगे फॉरेनर, ठीक है। हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्स। Historians use different types of sources to learn about the past depending upon the period of their study and the nature of their investigation. तो एक्चुअली जो हिस्टोरियंस होते हैं, तो हम 6th में भी पढ़ा था कि जो हिस्टोरियंस होते हैं वो किन किन चीज़ों से पता लगाते हैं कि ऐसा इस वक्त हुआ था, ऐसा उससे मतलब हम वो एकदम क्लियर कर लेते हैं कि ये इसी मतलब इसी में हुआ था। तो एक्चुअली होता क्या है, हिस्टोरियंस यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज टू लर्न, मतलब वो है ना अलग अलग चीज़ों को देखते हैं और फिर है ना उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो दे रिलाई ऑन कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, मतलब सबसे ज़्यादा अधिकतर वो कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, आर्किटेक्चर पे मतलब गौर करते हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करते हैं। एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स फॉर इंफॉर्मेशन, तो मतलब उसमें जो भी लिखा होता है उसका इन्वेस्टिगेट करते हैं। द नंबर एंड वेराइटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स इंक्रीज्ड ड्रामाटिकली during this period. They slowly displaced other types of available information. Okay, there was no printing press in those days, so scribes copied manuscripts by hand एज तो मतलब उस वक्त ना तो कोई प्रिंटिंग मशीन, जैसे आज हम प्रिंट यूज़ कर लेते हैं, हमें कुछ ना कुछ काम देते हैं तो हम जैसे हमारे को कोई पेस्टिंग का काम दिया है तो हम फटाफट से प्रिंट ले आते हैं। पर उस वक्त को क्या होता था ना, एक्चुअली उनके पास ना तो कुछ प्रिंटिंग प्रेस, कुछ भी मशीन नहीं होती थी। तो वो क्या करते थे, स्क्राइब से मैन्यूस्क्रिप्ट्स, स्क्राइब्स में देख देख के मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखते थे अपने हाथों से खुद। एज स्क्राइब्स कॉपीड मैन्यूस्क्रिप्ट्स, मतलब मैन्यूस्क्रिप्ट्स के स्क्राइब कॉपीड की जाती थी। दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड स्मॉल चेंजेस, अ वर्ड हियर, सेंटेंस देयर। तो मतलब वो कुछ कुछ चेंजेस कर देते हैं बीच में, मतलब जैसे अब देखो सब तो सही सही लिखेंगे नहीं, है ना, सब अलग अलग तरीके से लिखेंगे। तो क्या करते हैं कई लोग है ना, आगे की बात को पीछे कर देते हैं, पीछे की बात को आगे कर देते हैं। तो ये होता रहता है, मतलब ऐसे हमेशा से ही चला हुआ आ रहा है कि जैसे उसने मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी, कुछ भी लिखा तो उसने कुछ ना कुछ चेंज कर दिया, वो सेंटेंस को हटा के इधर लगा दिया, तो मतलब ऐसे चलता रहता है। तो हम जो चीज़ें पढ़ रहे हैं वैसे तो वो सही होनी चाहिए, पर कुछ कुछ उसमें गलत भी हो सकता है, ठीक है। दीज स्मॉल डिफरेंसेस ग्रू ओवर सेंचुरीज ऑफ, ये तो वही चीज़ है। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय हिस्टोरियंस। वी रियरली फाइंड द ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द ऑथर टुडे। हम बहुत मुश्किल से आजकल मतलब जो ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट होती है, जो उसके रियल ऑथर से लिखी गई हुई है, वो बहुत मुश्किल से हमें आजकल मिलती है। वी आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द कॉपीज़ मेड बाय लेटर स्क्राइब्स। हम बस उस पर डिपेंड है कि जो कॉपीज़ मतलब पुरानी स्क्राइब से बनाई गई है। एज अ रिजल्ट हिस्टोरियंस हैव टू रीड different manuscript version of the same text to guess what the author had originally written.
तो एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स हैव टू रीड डिफरेंट मैन्यूस्क्रिप्ट, मतलब वो डिफरेंट डिफरेंट मैन्यूस्क्रिप्ट को वर्जन्स को रीड करते हैं ऑफ द सेम टेक्स्ट, वही सेम टेक्स्ट को, ताकि वो गैस कर सके कि वो ऑथर हैड, मतलब उसने ऑथर नहीं लिखी है, रियल में ऑथर ने ही लिखी है, ओरिजिनली ऑथर में लिखी है। ठीक है, तो पार्ट 1 में यहीं एंड करना चाहूँगी बिकॉज फिर वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। तो मैं पार्ट 2 में आपको इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करवा दूँगी। ठीक है, तो तब तक के लिए आप मेरे इस वीडियो में जुड़े रहें, तो उसके लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ कर दीजिएगा। थैंक यू।